Welcome back all day student. Today we are going to start a new unit. Name is classification of element and periodicity in property. तो बेसिकली हम लोग इस पे बात करते हैं कि भाई इसके अंदर हमें स्टडी क्या करना है। तो आपके पास एक पीरियोडिक टेबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो पूरी की पूरी जो पीरियोडिक टेबल है ये किस तरह से क्लासीफाई हुई, क्यों हम लोगों ने एलिमेंट्स को एक पैटर्न में अरेंज किया और किस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और किस किस ने स्टार्टिंग में इस पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए अपनी जो इम्पोर्टेंस शो की थी। जैसे इसकी हिस्ट्री क्या है, पीरियोडिक टेबल को किस तरह से क्लासीफाई किया गया, तो टोटल जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में भी हम लोग डील करेंगे। और फिर उसके बाद ये क्लासिफिकेशन जब हो गया, जब पीरियोडिक टेबल आ गई हमारे सामने, उसके बाद जो आपके पास पीरियोडिसिटी जो है या उसके एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसके ब्याह पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल को हमें टोटली क्लासीफाई करना है और यहाँ तक ये एक मॉजले पीरियोडिक टेबल है जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ तक पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, तो वो सब पार्ट आएगा हिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर मैं इनिशियली कुछ बातें कर लूँ यहाँ पर, तो देखिए एक बार, तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग बैकग्राउंड था वो क्या था। हम लोग बात करें जो 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग। इस समय तक टोटल 31 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। ओनली 31 एलिमेंट्स आर डिस्कवर। और अगर हम बात करें 1865 की, तो 1865 तक ये एलिमेंट नियरली 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, एंड अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में नियरली कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर। ठीक है, आउट ऑफ दीज एलिमेंट द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो अब रिसेंट डिस्कवर हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है? वो मैन मेड है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो सिंथेसाइज किए जा रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, और स्टार्टिंग में अगर जब हम बात करें तो 31 जो 63 हैं वो क्या थे? नेचुरल थे, जो हम नेचर से उसको गेट किया था। ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट्स आगे और भी काफ़ी डिस्कवरी चल रही है एलिमेंट्स को डिस्कवर करने के लिए, धीरे धीरे एलिमेंट डिस्कवर होते जाएंगे और पीरियोडिक टेबल में उनको अरेंजमेंट मिलती जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर हम बात कर रहे हैं 1800 के अंदर, तो हमारे पास 31 एलिमेंट्स थे, तो उनको अरेंज करना स्टार्ट किया गया था। 1865 में 63 एलिमेंट्स हुए तो उनको बेटर अरेंजमेंट देनी स्टार्ट की गई। ठीक है, 118 एलिमेंट्स हो गए हैं डिस्कवर, तो उसके लिए भी आपके पास जो अब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जिसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन किसका है? मोजले का। मैनली इज ए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बट मोजले गिवन ए फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट दैट इम्प्रूव, और एक तरह से अरेंजमेंट की बात करें तो पीरियोडिक टेबल की बेटर अरेंजमेंट दी थी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो मेजर पॉइंट है वो क्या है? जो हमारे पास चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिसिटी में आता है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल है क्या? सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल है क्या। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम बात कर रहे हैं कि क्या हुआ था। देखो, जो सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट थे, सेम प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट थे उनको सेम ग्रुप में रखा गया। ठीक है, और डिफरेंट प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट थे उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया, डिसिमिलर ग्रुप में रखा गया। तो पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा बेनिफिट यही था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे उसमें हम लोग एक तरह से इस तरह का एक पैटर्न बना करके पता लगा सकते थे, इस पूरे ग्रुप की रिएक्टिविटी इस तरह से होगी, इस पूरे ग्रुप की रिएक्टिविटी इस तरह से होगी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। किस तरह से पीरियोडिक टेबल जो फाइनल पीरियोडिक टेबल है वो सामने आई थी, उससे पहले क्या क्या स्टेप्स हुए थे, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो देखिए ये जो हमारे पास हैं इनकी जो ये पिक्चर शो की हुई है ये डोवर्नियर की पिक्चर है। तो डोवर्नियर ने स्टार्टिंग में 1817 में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्लासीफाई करना स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन डोवर्नियर थे, कि क्या उन्होंने किया था। ठीक है, अभी सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद ये है हमारे पास न्यूलैंड। ये कौन है? न्यूलैंड। ठीक है, जो 1865 में अपनी जो न्यूलैंड ने एक पीरियोडिक टेबल रखी थी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से।
तो 1865 में उन्होंने रखी थी। इससे पहले और इनके बीच में अगर हम बात करें तो एक टेलोरिक स्क्रू, मतलब AEB एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1862 में एक टेलोरिक स्क्रू की फॉर्म में, मतलब एक तरह के सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर एक पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। लोगों के पास कौन है? मेंडलीव। ठीक है, तो मेंडलीव ने 1869 में अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल भी दी थी। और फाइनली जो हमारे पास है ये है मोज़ले। क्या है ये? मोज़ले। अब हम बात कर लें कि भाई इन दोनों के बीच में कोई साइंटिस्ट आए थे। यस, लोथर मेयर। कौन आए थे? लोथर मेयर। लोथर मेयर भी 1869 में ही आए थे। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह से एक पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया गया था। देखो, फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किन पे? डॉबर्नियर को लेकर के। डॉबर्नियर ट्रेड्स क्या क्या थी? वोल्फ्गैंग डॉबर्नियर एक जर्मन केमिस्ट थे। 1817 में इन्होंने ये एक क्लासिफिकेशन दिया था पीरियोडिक टेबल को लेकर के। तो इन्होंने 3 सेट ऑफ एलिमेंट कंसिडर किए। ठीक है, और 3 सेट ऑफ एलिमेंट कंसिडर करने के बाद इन्होंने बताया कि जो दो एलिमेंट हैं उनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। दो एलिमेंट जैसे हमारे पास लिथियम और पोटेशियम, 7 प्लस में 39, इनका जब हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो हमारे पास मिडल एलिमेंट के या तो बिल्कुल इक्वल होगा या नियरली इक्वल होगा। ठीक है, या तो सेम बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? नियरली इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। तो इन्होंने ये 3 ट्रेड्स तो जनरली दी थी। एक ट्रेड और भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एटॉमिक वेट जो है वो नियरली इक्वल कंसिडर किया गया था। किसमें? आयरन में भी, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, इसमें भी इन दोनों का सम किसके बराबर था? बीच के। तो डॉबर्नियर ने ये 3 ट्रेड्स के बारे में बताया था, जिसमें क्या कहा था कि जो अर्थमेटिक मीन होगा वो मिड वाले के इक्वल होगा। एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो मिड वाले के इक्वल होगा। और इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि हायर एलिमेंट्स के ऊपर क्या हो गया था? फेल हो गया था। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन वाज दैट concept of trade could not be applicable, or you can say could not be applicable, or you can say limited number of elements पे ही applicable था। इसलिए ये जो क्या था, डॉबर्नियर ट्रेड्स क्या हो गई है, डॉबर्नियर क्लासिफिकेशंस क्या हो गया था? फेल हो गया था। नेक्स्ट देखो, टेलुर स्क्रू, AEB सेनकॉर्टिस, ए फ्रेंच जियोलॉजिस्ट, 1862। तो 1862 में ये जो हमारे पास एक तरह से प्रपोजल आया किसके लिए? जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस को लेकर के। तो इसमें किस तरह से क्लासिफाई किया गया था? एक तरह से एक स्क्रू, टेलोरिक स्क्रू जो है हेलिकल फॉर्म में इनको ड्रॉ किया गया। किस तरह से ड्रॉ किया गया था? देखो कि 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन ड्रॉ की गई। ठीक है, 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन ड्रॉ की गई, और कहा गया जैसे जो भी रिपीटेशन होगा ना, जैसे मान लो ये लाइंस आ रही है, तो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है, और अगर हम जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ पर जो एलिमेंट जो परपेंडिकुलर को कट कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में 16 एटॉमिक मास का डिफरेंस होगा, और उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। और ये वाली जो आपके पास एक क्लासिफिकेशंस हैं, जो टेलुरिक स्क्रू और हेलिक्स की क्लासिफिकेशंस हैं, इसके अंदर भी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला, और इसकी क्लासिफिकेशन भी ज़्यादा रिसीव नहीं की गई। ठीक है, और इसको हम लोग फर्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो, इसके अंदर भी एक सिलेंडर बना हुआ है, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल और एक तरह से मान लो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ है। और अगर इसमें हम लोग देखो क्लियर नहीं हो पा रहा, वैसे 3D के अंदर ज़्यादा क्लियर होगा ये, तो इसमें भी एवरी जो 16 मास का रिपीटेशन होगा, तो एक परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ होगी उसमें जो एलिमेंट्स लाई करेंगे वो सब क्या होंगे? एक सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की अगर हम बात करें, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इंग्लिश केमिस्ट थे। 1865 के अंदर 1865 में उन्होंने एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल क्या था वो देख लो एक बार। उन्होंने कहा जैसे मान लो म्यूजिक टोन्स होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा,
नी, और फिर रिपीट होता है सा। तो एवरी एट्थ एलिमेंट हैविंग द सेम प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेम। अगर लिथियम और प्रॉपर्टी की सेम हो गई, फिर रिपीटेशन किया एवरी एट, क्योंकि उस समय तक नोबल गैस डिस्कवर नहीं थी। हम सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमने नियोन क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर हमने आर्गन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उस समय तक हमारे पास पीरियड जो नोबल गैस है वो डिस्कवर नहीं थी। तो लिथियम सोडियम कर दिया, उसके बाद एट्थ एलिमेंट रिपीट करके हमने पोटेशियम कर दिया। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, कैल्शियम का कितना होता है 20। तो आफ्टर 20 एलिमेंट की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं की, मतलब न्यूलैंड ने 20 तक अपना क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद क्लासिफिकेशन नहीं दे पाया। तो हायर एलिमेंट्स के लिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या हो जाता है, फेल। तो लोअर एलिमेंट अप टू 20 एलिमेंट्स तक हम लोग इसको वैलिड कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द म्यूजिक टोन्स सा रे गा मा पा धा नी, अगेन सा। तो एवरी एट्थ एलिमेंट हैविंग द सेम प्रॉपर्टी लाइक लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम हैविंग द सेम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो लोथर मेयर अरेंजमेंट। लोथर मेयर एक जर्मन केमिस्ट, 1869 की अगर हम बात करें तो उस समय उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एक ग्राफ ड्रॉ किया। उस ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेकर के उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फाइनल ग्राफ ड्रॉ हो गया। उसमें देखो उन्होंने क्या किया, बेसिकली लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम ऑक्यूपाई पिक मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो पिक है ना, पिक जैसे लिथियम हो गया, ठीक है, ये हमारे पास पोटेशियम हो गया, ये सोडियम हो गया, रुबिडियम हो गया और ये सीजियम हो गया। जो पिक के एलिमेंट्स हैं ना वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आए, मतलब सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आ गए। बी ई एम जी कैल्शियम और बेरियम वगैरह जो ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजिशन। डिसेंडिंग का मतलब है पिक से डाउन आना। तो जितने भी पिक से डाउन आ रहे थे ना, जैसे मान लो लिथियम से डाउन आया तो हमारे पास क्या आ गया, बेरिलियम। सोडियम से डाउन आया तो क्या आ गया, मैग्नीशियम। कैल्शियम से डाउन आया तो क्या आ गया हमारे पास, पोटेशियम। पोटेशियम से डाउन आया तो क्या आ गया, कैल्शियम। रुबिडियम से डाउन आया तो क्या आ गया हमारे पास, बेरियम। इस तरह से जो डिसेंडिंग पोजिशन है ना उस पर कौन ऑक्यूपाई थे, बी ई एम जी, और इनकी सभी की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम। अब बात करते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये कहाँ थे, एक तरह से अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये तो है असेंडिंग पोजीशन, ठीक है, ये हो गया पिक और ये हो गया डिसेंडिंग पोजीशन। तो पिक पे तो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और असेंडिंग पोजीशन पे कौन थे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और डाउन पे कौन थे, कि जो इनके कंपैरिजन में जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो एलिमेंट्स। मतलब जो 2 नंबर वाले हैं वो तो सारे कहाँ थे, डिसेंडिंग पे। 3 नंबर वाले वो कहाँ पे थे, असेंडिंग पे। और 1 वाले कहाँ पे हैं, टिप पे थे, मतलब कि एक तरह से पिक पॉइंट पे थे। तो इस तरह की अरेंजमेंट की थी लोथर मेयर ने। अब हम एक चीज़ सोचते हैं कि भाई लोथर मेयर की जो अरेंजमेंट थी, जो लोथर मेयर की अरेंजमेंट थी वो 1816 में दी गई थी, 1869 में, और उसी टाइम मैंडलिक पीरियोडिक टेबल भी आई थी। लेकिन एक बात यहाँ पर ये आई कि जो हमारे पास लोथर मेयर और मैंडलिक की जो वर्किंग थी ना वो इंडिपेंडेंटली थी, मतलब एक दूसरे ने अलग अलग वर्क किया था, दोनों ने साथ नहीं किया, उनको कुछ नहीं पता था, वो आपस अलग अलग वर्क कर रहे थे, ठीक है। अगर मान लो मैंडलिव ने अपना पेपर पब्लिश नहीं किया होता, मतलब अपनी जो चीज़ है वो पब्लिश नहीं की होती, तो ये आज जो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोले जाते हैं मैंडलिव, उनकी जगह पे लोथर मेयर का नाम आता। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, लोथर मेयर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशंस में अगर जो हमारे क्या नाम है मैंडलिव है, उनकी अरेंजमेंट को अगर वो पब्लिशाई नहीं करते या पब्लिश नहीं करते तो उनसे पहले किनका नाम आता, लोथर मेयर का आता। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैंडलिक पीरियोडिक लॉ और उसकी मॉडिफिकेशंस और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।